डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं सीपीएम से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कोड आप देख रहे हैं, डिप्लोमा का ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट है और जिसमें 150 क्वेश्चंस करने वाले हैं। 25 क्वेश्चन का एक वीडियोज होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट आर प्रिपेयर्ड। तो कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर कौन से स्टेज पे प्रिपेयर होता है, तो वो है इनमें से कोई नहीं है। प्लानिंग है, ब्रीफिंग स्टेज है, कंस्ट्रक्टिव स्टेज है, इनमें से कोई नहीं, मतलब डी ऑप्शन है, नन ऑफ द एबो। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जो डॉक्यूमेंट होता है वो प्रिपेयर होता है किस स्टेज पे, तो इनमें से किसी स्टेज पे नहीं है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देख सकते हैं सेकंड क्वेश्चन का, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड। तो स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है प्लानिंग स्टेज पे। प्लानिंग स्टेज पे स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन अगर आप देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज एंश्योर किया जाता है, तो है ब्रीफिंग स्टेज पे। ब्रीफिंग स्टेज पे क्या किया जाता है, प्रैक्टिकेबिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट इज एंश्योर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रोल ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। इनमें से कौन सा है जो कॉन्ट्रैक्टर का रोल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्टर का रोल ये नहीं है टू अरेंज लैंड। ये अरेंज लैंड कौन प्रोवाइड करता है, ओनर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, टू अरेंज लैंड। ठीक है, टू प्रोवाइड रिसोर्स एज पर कंडीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, नहीं, ये भी नहीं होगा। टू वर्क एज ए प्लान एंड स्पेसिफिकेशन, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। टू पुट RA एंड फाइनल बिल फॉर एक्स्ट्रा आइटम, ये भी कॉन्ट्रैक्टर के रोल नहीं है। ओके, फिफ्थ नंबर देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रोल ऑफ ओनर। ओनर का रोल नहीं है। तो ओनर का कौन सा रोल नहीं है, तो ये देखो, फंड प्रोवाइड करना भी ओनर का है, लैंड प्रोवाइड करना भी वो ओनर का ही है। टू एंश्योर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, ये ओनर का नहीं है, सी ऑप्शन। टू अरेंज नेसेसरी अप्रूवल, ये भी ओनर का रोल नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ओके, 6 नंबर में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज़ वाइडली यूज इन PWD। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट के लिए वाइडली यूज में कौन सा ऑर्गेनाइजेशन करता है, तो वो है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन करके बताए थे, ये चीज़ें भी ध्यान में रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ डिसएडवांटेज ऑफ अ लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन का डिसएडवांटेज है इनमें से। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑल ऑफ द एबो बता रहा है, मतलब ऊपर के जितने हैं सब के सब क्या हैं, डिसएडवांटेज हैं। किसके, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन के। पहला है एक्सपर्ट्स मे नॉट हैव अथॉरिटी टू वर्क प्रॉपरली। दूसरा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ पर्सन। तीसरा, इंक्रीज इन ओवरहेड कॉस्ट ड्यू टू हाई सैलरी ऑफ स्टाफ। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे, ये डिसएडवांटेज हैं। 8th नंबर में देखेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन एक्सपर्ट एडवाइस इज़ अवेलेबल। एडवाइस एक्सपर्ट एडवाइस इज़ अवेलेबल होते हैं, तो वो आ जाता है लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में। लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में अलग स्टाफ रखने पड़ते हैं, इसीलिए लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। ठीक है, 9th नंबर पे देख लेते हैं। 9th नंबर का क्या बोला है, विच ऑर्गेनाइजेशन परमिट क्विक डिसीजन। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन परमिट करता है क्विक डिसीजन, तो ABC है, जिसमें से B करेक्ट ऑप्शन है। ये क्या बोला है, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो परमिट करता है क्विक डिसीजन, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है ये। 10th नंबर देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड ऑर्गेनाइजेशन। गुड ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, तो इट मस्ट हैव एन ऑर्गेनाइजेशन गोल, ये भी नहीं है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का गुड कैरेक्टरिस्टिक नहीं है बोल रहा है, तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल तो ये होता ही है, मतलब इट मस्ट हैव ऑर्गेनाइजेशन गोल होना चाहिए। तो यहाँ पर नॉट की बात किया है। इट शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, सही बात है, ऑर्गेनाइजेशन का होना चाहिए। इट शुड बी ए बिग एज पॉसिबल, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। तो C ऑप्शन यहाँ पर ध्यान में रखेंगे कि कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत बड़ा मतलब होना ही चाहिए। इट शुड इंक्लूड ऑल एक्टिविटी विदाउट रिपीटेशन, तो ये है गुड ऑर्गेनाइजेशन का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो इट शुड बी एज ए बिग एज पॉसिबल, ये वाला कैरेक्टर नहीं है। 11th का देख सकते हैं, रोड इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो रोड किस में आता है, रोड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, B ऑप्शन देख सकते हैं। रोड आपका इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, ब्रिज जो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
12 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट एंड ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे सिंपल और सबसे ओल्डेस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। याद रखेंगे, लाइन और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन सबसे सिंपल है और सबसे ओल्डेस्ट है। 13 देखेंगे तो व्हाट इज स्पान ऑफ मैनेजमेंट। स्पान ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है, तो स्पान ऑफ मैनेजमेंट क्या बताता है, इट इज़ ए नंबर ऑफ पर्सन टू बी सुपरवाइज बाय ए मैनेजर। मैनेजर के द्वारा कितने नंबर ऑफ सुपरविजन सुपरवाइज होते हैं, यही स्पान ऑफ मैनेजमेंट होता है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट है, बाकी के ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसका मतलब देख सकते हैं कि इट इज़ ए नंबर ऑफ ईयर ऑफ फॉर मैनेजमेंट, नहीं, ये भी ईयर नहीं आता है। एवरेज एज भी नहीं आता है। इट इज़ ए नंबर ऑफ अचीवमेंट ऑफ मैनेजमेंट भी नहीं आता है। 14 बोला व्हाट इज ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट ऑफ पर्सन बिजनेस, सही बात है, ये राइट है। अरेंजमेंट ऑफ मशीन ऑन साइट नहीं। अरेंजमेंट ऑफ मनी फॉर बिजनेस, अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल एट साइट नहीं। ये ऑर्गेनाइजेशन क्या बताता है, अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स वर्क टुगेदर फॉर अ कॉमन गोल इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन 4M, व्हाट इज 4M कंस्ट्रक्शन। तो ये क्या है, 4 रिसोर्सेज ऑफ फॉर कंस्ट्रक्शन है। याद रखेंगे, ये रिसोर्सेज होते हैं। 4M क्या है, ये एक प्रकार के कंस्ट्रक्शन के 4M रिसोर्स हैं, जिनका नाम क्या है, मनी, मटेरियल, मशीन एंड मैन पावर। ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। ओके, तो बी ऑप्शन 4 रिसोर्सेज ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंस्ट्रक्शन। 16 देखेंगे, इन विच टाइप ऑफ टेंडर एडवांटेज ऑफ कीन बिल्डिंग कंपटीशन कैन बी अवेल। तो वो है ओपन टेंडर और पब्लिक टेंडर। ये सेकंड चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, टेंडर और डॉक्यूमेंट वाला ये सेकंड चैप्टर से आ गया है। व्हाट SMB स्टैंड फॉर। SMB, ठीक है, तो SMB जो स्टैंड है वो स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, सी ऑप्शन। स्टैंडर्ड मेजरमेंट बुक, सी ऑप्शन को ध्यान से देख लेंगे। ठीक है, सी ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है, SD मोबिलाइजेशन एडवांस एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल गिवन टू कॉन्ट्रैक्टर विल बी डिडक्टेड फ्रॉम, किससे डिडक्ट होता है, तो वो है RA बिल से। ये ऑप्शन RA बिल याद रखेंगे। व्हाट EMD स्टैंड फॉर। EMD का फुल फॉर्म यहाँ पे देख सकते हैं क्या है, अर्नेस्ट मनीज डिपॉजिट। अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, दिस इज द आंसर। 20 देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्ट इज मोस्ट सुटेबल फॉर रोड एंड ब्रिज। रोड और ब्रिज के लिए मोस्ट सुटेबल है, तो वो है BOT कॉन्ट्रैक्ट। BOT कॉन्ट्रैक्ट, ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान से देख सकते हैं, BOT कॉन्ट्रैक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर ट्राइज टू कंप्लीट जॉब क्विकली। तो वो है आपका बी, कॉस्ट प्लस फिक्स फी कॉन्ट्रैक्ट। 22 है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर इज क्विकली बी एग्रीड एंड वर्क ऑन जॉब। तो वो है कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। कॉस्ट प्लस परसेंटेज रेट कॉन्ट्रैक्ट। 23 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट ST। तो वो आ जाता है पीस वर्क अरेंजमेंट। पीस वर्क अरेंजमेंट, ये याद रख लेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू ऑफर ए फिक्स सम फॉर जॉब इन ऑल रिस्पेक्ट एज पर द गिवन ड्राइंग एंड डिटेल। वो आ जाता है लमसम कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, लमसम कॉन्ट्रैक्ट में आ जाता है। और एक्स्ट्रा आइटम विल कॉज हेडेक इन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये राइट है या रॉन्ग है, तो राइट है। एक्स्ट्रा आइटम विल बी कॉज हेडेक इन आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ये 25 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट वीडियो में आपको 25 क्वेश्चंस मिलेंगे, तो अपने दोस्त मित्र को शेयर करना ना भूलेंगे। ठीक है, तो शेयर कर लीजिए। थैंक यू। हाय फ्रेंड, आपके सामने फिर लेकर आ गए हैं 25 क्वेश्चंस 26 to 50। तो देख लेते हैं 1 by 1 करके कि CPM से ले ले। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, ठीक है, CPM, जिसका कोड है 3360603 है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम 1 by 1 करके सभी क्वेश्चन को आगे कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे कर लेते हैं हम। 26 क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेज ऑफ आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट। आइटम रेट कॉन्ट्रैक्ट के लिए मतलब जो एडवांटेज है उसकी बात कर रहा था। एडवांटेज क्या है, ऑल ऑफ द एबो, ऊपर जितने दिए हैं सब के सब राइट है। मतलब इलास्टिसिटी एंड फेयर टू बोथ पार्टीज, इकोनॉमिकल, एब्सेंस ऑफ अनसर्टेनिटी।
ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखें। 27 बोला है स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन। स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन, तो वो कौन सा राइट है या रॉन्ग है? तो रॉन्ग है, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। स्पेशलाइज्ड वर्क नीड डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन नहीं। 28 भी राइट रॉन्ग है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम इज सूटेबल फॉर बिग प्रोजेक्ट, सही बात है, राइट है। कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बिग प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है? डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन इज सूटेबल फॉर स्मॉल जॉब, सही बात है, स्मॉल जॉब के लिए डिपार्टमेंटल एग्जीक्यूशन सूटेबल होता है। 30 नंबर का देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा होगा? पार्टीज मस्ट बी कंपोनेंट शुड बी मेड बाय फ्री कंसोनेंट, देयर शैल बी डेफिनिट एंड लीगल प्रपोजल एंड इट्स एक्सेप्टेंस, या बोथ पार्टीज मस्ट बी सिटीजन ऑफ सेम कंटिन्यूटी, तो ये डी ऑप्शन राइट है। 31 पॉट रिक्वायर्ड। अब थर्ड चैप्टर पे आ गए, देखिए पॉट रिक्वायर होता है तो सिंगल टाइम एस्टिमेट, प्रोबेबल टाइम एस्टिमेट, ट्रिपल टाइम एस्टिमेट, नन ऑफ द अबव, तो ट्रिपल टाइम होता है, सी ऑप्शन ट्रिपल टाइम। आपको पता है टीयू होता है ऑप्टिमिस्टिक, टीएम होता है द मोस्ट लाइकली, और टीपी होता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। 3 टाइम होता है ट्रिपल टाइम एस्टिमेट। नेक्स्ट 32 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? सीपीएम रिक्वायर। सीपीएम क्या होता है? क्रिटिकल पाथ मेथड, ठीक है, तो उसके लिए क्या रिक्वायर होता है? तो सिंगल टाइम ही होता है, उसके लिए क्या होता है? सिंगल टाइम होता है, एक ही टाइम होता है। सीपीएम स्टैंड फॉर, तो सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, ठीक है, क्रिटिकल पाथ मेथड, बी ऑप्शन। 34 सीपीएम इज़ एन एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है, ये ध्यान रखेंगे कि सीपीएम एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है और जो पॉट होता है वो इवेंट ओरिएंटेड होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखिए यहाँ पर आ भी गया, पॉट इज क्या है? पॉट क्या है? इवेंट ओरिएंटेड है, तो ये ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता है 36 क्वेश्चन क्या बोला? एन एक्टिविटी इज रिप्रेजेंट बाय एन एरो, एरो से एक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी को। एन एक्टिविटी रिक्वायर्स, क्या ज़रूरत होता है उसको? टाइम एंड रिसोर्स, ये ज़रूरत होता है या सिर्फ रिसोर्स ज़रूरत होता है? तो आपको मैं बता दूँ यहाँ पर टाइम और रिसोर्स दोनों की ज़रूरत होती है। किसी भी एक्टिविटी को कितना मतलब क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए और कितना टाइम लगेगा, ये दोनों ज़रूरत होती है एक्टिविटी को। 38 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ अ टास्क इज़ नोन एज, एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ टास्क को क्या बोला जाता है? तो एक्टिविटी बोला जाता है, ध्यान रखना, एक्टिविटी बोला जाता है। 39 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही स्पीड में मैं थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ ताकि आप फटाफट इसको कवर भी कर सकें। शॉर्ट बहुत ही छोटे छोटे वीडियोज़ होंगे, कम समय वाला वीडियोज़ होंगे। 39 क्या बोला है? पॉट स्टैंड फॉर, तो प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक होता है, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक, ये फुल फॉर्म याद रख लेना। प्रोग्राम इवोल्यूशन, सी ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पर, वही बोला, प्रोग्राम इवोल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। 40 में देखेंगे द अर्लीस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग वाज, अर्लीस्ट मेथड ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग वाज को क्या बोला जाता है? उसको बार चार्ट बोला जाता है। 41 बोला और ड्रॉबैक ऑफ बार चार्ट, मतलब बार चार्ट का ड्रॉबैक बोला है, डिसएडवांटेज की बात कर रहा है, तो वो क्या है? द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट क्लियरली डिफाइंड, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी क्लियरली डिफाइंड नहीं होता है बार चार्ट का, ये ड्रॉबैक है, मतलब डिसएडवांटेज है। ओके 42 नंबर क्या बोला? बार चार्ट इज़ ड्रॉन फॉर, किस तरीके से ड्रॉन होता है? तो टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है, टाइम वर्सेस एक्टिविटी, याद रखेंगे, टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है, ठीक है, जो चार्ट बनता है बार चार्ट वो टाइम वर्सेस एक्टिविटी होता है। 43 बार चार्ट इज ऑल्सो नोन है, तो उसको और क्या नाम से जानते हैं? तो उसको जैंट बार चार्ट बोलते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। 44 बार चार्ट इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज, क्या होता है? ये बहुत ही सिंपल होता है, ऑब्वियसली बहुत ही क्या होता है? सिंपल होता है, ठीक है। 45 बार चार्ट इज सूटेबल फॉर स्मॉल जो होगा उसी लिए, ठीक है, माइनर वर्क के लिए, स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए, सी ऑप्शन माइनर वर्क के लिए। 46 इकोनॉमिक कॉस्ट इज द ओनली रीजन फॉर विच अ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ कंस्ट्रक्शन सेफ्टी, वो है बी, फॉल्स है, मतलब रॉन्ग है, ठीक है, याद रखेंगे। इकोनॉमिक कॉस्ट इज द ओनली रीजन फॉर विच अ कॉन्ट्रैक्टर शुड बी कॉन्शियस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये पॉइंट याद रखेंगे, फॉल्स है। ओके नेक्स्ट 47 क्या बोला? द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ अकाउंटेड फॉर अबाउट डैश % ऑफ
ऑक्यूपेशनल इंजरीज, तो वो है 11%। कितना है? 11%। 48 देख सकते हैं, केयरलेसनेस इज़ द कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट दैट कैन बी एट्रीब्यूट टू, किसको एट्रीब्यूट करता है? तो इनमें से कोई है, नन ऑफ द एबो है, ठीक है, तो याद रखेंगे नन ऑफ द एबो, मतलब इनमें से कोई नहीं है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन या एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क या मैनेजमेंट, इनमें से कोई नहीं है। 49 की बात कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज ऑफ एन एक्सीडेंट कैन बी एट्रीब्यूट टू ऑर्गेनाइजेशन, तो वो है डिफेक्टिव सुपरविजन ऑफ वर्क, बी ऑप्शन। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, ट्रू पॉलिसी है 50 नंबर का। देयर आर मैनी पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सीडेंट आर देयर आर ओकेजन, ये ट्रू है। ओबियसली किसी किसी ओकेजन में मैक्सिमम एक्सीडेंट के कॉजेज़ आ सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर से मिलेंगे कुछ 25 क्वेश्चन को लेकर। देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने कुछ और क्वेश्चंस लेकर आ गए हैं, आप देख सकते हैं। हु शुड बी अलाउड टू गो बिलो स्लैब व्हेन सेंटरिंग इज़ इन पोजीशन एंड कंक्रीटिंग ऑफ स्लैब इज़ गोइंग ऑन, तो इसमें कौन सा करेक्ट है? नोबडी, ठीक है, याद रखेंगे नोबडी। इन केस ऑफ कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्लेस एट द डैश ऑफ द मेंबर, तो किस मेंबर? टॉप पे रहता है, ठीक है। कैंटिलीवर बीम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्लेस एट द टॉप ऑफ द मेंबर, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। 53 फुल विड्थ ऑफ रोड शुड बी टेकन फॉर बिटुमिनस वर्क एट टाइम सो दैट जॉब इज कंप्लीटेड इन टाइम, एग्री और डिसएग्री? तो डिसएग्री, ठीक है। फुल विड्थ ऑफ रोड शुड बी टेकन फॉर बिटुमिनस वर्क एट द टाइम सो दैट जॉब इज कंप्लीटेड इन टाइम, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पाइल ड्राइवर शुड बी केप्ट नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी। पाइल ड्राइवर शुड बी केप्ट नियर इलेक्ट्रिसिटी लाइन टू गेट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एग्री है कि डिसएग्री? तो डिसएग्री है। ये पॉइंट थोड़ा सा, कुछ चीज़ें हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा पॉइंट है, तो ये पॉइंट थोड़ा भी ध्यान में रखेंगे तो आ जाएगा। 55 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। द बिफोर स्टार्टिंग पाइलिंग वर्क a complete knowledge of underground structure such as a sewer, water pipeline, gas main line is essential, तो ये एग्री कर सकते हैं, ठीक है, ये पॉइंट है। 56 इफ़ वर्क ऑफ पाइपलाइन इज़ टू बी कैरी आउट एट नाइट मिनिमम डैश लक्स लूमियस लाइट शुड बी, तो कितना होना चाहिए? तो वो है 100, ठीक है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट शुड बी, मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट मतलब ये इक्विपमेंट से रिलेटेड आ गया है, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान, इक्विपमेंट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या बोला? मूविंग पार्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट शुड बी क्या होना चाहिए? प्रोवाइड विथ सेफ्टी गार्ड, प्रोवाइड विथ सेफ्टी गार्ड, ये पॉइंट होना चाहिए। हैवी इक्विपमेंट सच एज एक्सकेवेटिंग मशीनरी, ट्रक्स, डंपर एक्सेट्रा शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम द एक्सकेवेटेड साइड एट अ डिस्टेंस नॉट लेस दैन द डेप्थ ऑफ द ट्रेंच, ये पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे, तो ये एग्री करते हैं हम, ठीक है, सही बात है। जो हैवी इक्विपमेंट है उसको एक्सकेवेशन वाला जो प्लेस है उससे थोड़ा दूर ही रखें कि मतलब प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। 59 बोल रहा है एक्सकेवेटेड मटेरियल शुड बी केप्ट नियर बाय फ्रॉम द एज ऑफ द ट्रेंच, ये भी डिसएग्री, क्योंकि नियर बाय ट्रेंच रखेंगे तो ऑब्वियसली उसी में अंदर गिर सकता है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, ठीक है। अगर उसका यूज में लेना है वहीं पर तो थोड़ा सा डिस्टेंस पे रखें, अगर नहीं लेना है तो फिर बाद में उसको सप्लाई कर दें, जहाँ पर मतलब भेजना है वहाँ पर उसको सप्लाई कर सकते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। Whenever workmen have to execute in trenches in soil, soft or rock or hard soil exceeding dash meter in depth, the trenches should be securely sewed and timbered. कितने मीटर होना चाहिए? तो वो है 2 मीटर। कितने? 2 मीटर, याद रखेंगे 2 मीटर। 61 देखेंगे तो आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल इज, कंट्रोल लेवल, आउटपुट ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल लेवल इज द डिसीजन एंड पर्सनल लीडरशिप, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। सी, डिसीजन एंड पर्सनल लीडरशिप। 62 अगर देखते हैं तो क्या बता रहा है? स्पेशल वन टाइम रिपोर्ट आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, स्पेशल वन टाइम रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, तो वो है आपका टॉप मैनेजमेंट। क्या है? टॉप मैनेजमेंट, ये याद कर सकते हैं।
63 की बात करेंगे तो फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, फॉर्मल रिपोर्ट्स आर इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज बाय, तो वो है सुपरवाइज़र फोरमैन क्लर्क, सुपरवाइज़र फोरमैन क्लर्क हैं, सी ऑप्शन। 64 देखेंगे तो ऑपरेशनल कंट्रोल इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ऑपरेशन कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो किसकी होती है, तो वो होती है सुपरवाइज़र फोरमैन और क्लर्क की, सुपरवाइज़र फोरमैन और क्लर्क की ऑपरेशनल कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है। 65 की अगर मैं बात करूँ तो 65 ये कह रहा है स्ट्रेटजी प्लानिंग इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, किसकी होती है, स्ट्रेटजी प्लानिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, तो टॉप मैनेजमेंट की होती है। 66 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंपोनेंट ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है तो है डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग नहीं है। 67 नंबर का क्वेश्चन सिस्टम मीन्स क्या, सिस्टम मीन्स मतलब ग्रुप ऑफ वेरियस यूनिट को बोला जाता है सिस्टम, ए ऑप्शन को यहाँ पे देख सकते हैं, ग्रुप ऑफ वेरियस यूनिट। ओके 68 की अगर मैं बात करूँ तो क्या बोला है, तो मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल्स, मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ डैश लेवल, तो क्या है वो टॉप एंड बॉटम लेवल है, हायर एंड लोअर लेवल है। देयर आर 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल, या D6, तो यहाँ पर सी ऑप्शन देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट कंसिस्ट करता है ऑफ डैश लेवल, 3 लेवल्स, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल। ओके 69 डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, डैश इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी, तो कौन सा है, मैनेजमेंट है। ओके मैनेजमेंट इज़ द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटी। 70 नंबर का क्वेश्चन द मेन फंक्शन ऑफ MIS इज़ डील विद द गवर्नमेंट, ये लास्ट वाला जो चैप्टर है उससे रिलेटेड है, MIS से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है द मेन फंक्शन MIS का है कि डील विद गवर्नमेंट, तो रॉन्ग है, डील विद गवर्नमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट 71 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, निगेटिव एटीट्यूड कैन बी कंट्रोल बाय, निगेटिव एटीट्यूड जो होता है वो कंट्रोल बाय किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, तो वैल्यू, वैल्यू याद रखेंगे। केयर ऑफ फॉर मेल एम्प्लॉय एंड जस्टिस फॉर फीमेल एंड चाइल्ड वर्कर कैन बी क्रिएट पॉजिटिव एटीट्यूड, रॉन्ग। पॉजिटिव वार्म एंड कमिटेड एटीट्यूड इनहांस टीम एफर्ट, ये पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, डैश इज ए फंक्शन ऑफ वैल्यू एंड परसेप्शंस ऑफ ए पर्सन, तो है एटीट्यूड। और 75 कह रहा है कि पर्सन सिलेक्ट इन्फॉर्मेशन दैट शूट्स हिज वैल्यू, ये पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। तो ये 25 क्वेश्चन करके थर्ड वीडियो था, 75 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चौथे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा 25 क्वेश्चन, 76 से लेके 100 तक का क्वेश्चन, तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू। हेलो फ्रेंड, तो आपके सामने आ गए हैं कुछ और क्वेश्चंस लेकर, तो देख सकते हैं यहाँ पर 76 नंबर का क्वेश्चंस यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है। एम्प्लॉय हैविंग देयर एज मोर देन डैश ईयर कैन बिकम द मेंबर ऑफ द यूनियन, तो कितना मतलब मोर देन एज होना चाहिए, एज मोर देन डैश ईयर कितना होना चाहिए, तो वो है 15, याद रख सकते हैं 15। द फर्स्ट ट्रेड यूनियन एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन, तो ये ट्रेड यूनियन एक्ट है, चाहे लेबर एक्ट है, चाहे मिनिमम वेजेज एक्ट है, तो उसका ईयर याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट था, ये याद कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है, तो वो चीज़ें भी देख सकते हैं। ओके नेक्स्ट 78 क्या बोल रहा है, CITU स्टैंड फॉर, CITU स्टैंड फॉर क्या, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन, उसको C2 बोलते हैं, C2 भी बोल सकते हैं, ठीक है, सेंट्रल ऑफ इंडिया ट्रेड यूनियन। 79 बोल रहा है ट्रेड यूनियंस आर वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय लेबरर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, तो एग्री और डिसएग्री, तो एग्री करते हैं। ट्रेड यूनियन वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म बाय द लेबरर टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट। 80 नंबर बोला इकोनॉमिकल एस्पेक्ट ऑफ लेबर वेलफेयर इंक्लूड, किसे इंक्लूड है, हाई वेजेस, बोनस, मेडिकल एड्स, ठीक है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 81 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 81 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, बेटर वर्किंग कंडीशन, बेटर वर्किंग कंडीशन क्या बता रहा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को इंडिकेट कर रहा है। अटेंडेंस बोनस जो होता है वो किस में आ जाता है,
डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आ जाता है, अटेंडेंस बोनस दिया जाता है। जो मेरिटोरियस सर्विस अवार्ड जो है वो किसको इंडिकेट कर, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को कर रहा है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव को कर रहा है। 84 की तरफ आगे बढ़ते हैं। 84 क्या बोला, ग्रेट्युटी इज़, ये ग्रेट्युटी क्या बताता है, तो ग्रेट्युटी बताता है इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव को। डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में क्या आता है, तो वो चीज़ें थोड़ा सा देखेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। क्वेश्चन को एक बार देखे रहेंगे तो कुछ ना कुछ तो बहुत सारे आइडियाज़ आपको मिल ही जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 नंबर क्या बोल रहा है, 85 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 85 प्रॉफिट शेयरिंग बोनस की बात कर रहा है। तो प्रॉफिट शेयरिंग बोनस क्या होता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, डायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। 86 बोला लीव इनकैशमेंट इज, लीव इनकैशमेंट जो होता है वो किसके अंदर में आता है, वो इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है, इनडायरेक्ट फाइनेंशियल इंसेंटिव में आता है। 87 देखिए, वेजेज ऑफ वर्कर इज़ लिएबिलिटी ऑफ, वेजेज ऑफ वर्कर लिएबिलिटी ऑफ किसके अंदर, एम्प्लॉयर के अंदर, ठीक है, एम्प्लॉयर के। 88 की अगर मैं बात करूँ तो लेबर इज़ पैरिसेबल रिसोर्स, एग्री और डिसएग्री, तो एग्री करते हैं, ठीक है, पैरिसेबल रिसोर्स है ये लेबर। द स्टैक हाइट ऑफ फ्लोरिंग टाइल्स शुड नॉट बी मोर देन 10 मीटर, 1 मीटर, ठीक है। द स्टैक हाइट ऑफ द फ्लोरिंग टाइल्स शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। 90 बोला द स्टैक हाइट फॉर ब्रिक शुड नॉट बी मोर देन, कितना नहीं होना चाहिए हाइट, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होना चाहिए ऐसा बोल रहा है, तो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर याद रखेंगे। 91 क्या बोला, टेस्ट फॉर परफॉर्मेंस ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ डन इन कौन से स्टेज में आता है, तो वो आता है कमीशनिंग स्टेज में आता है, किसमें आ जाता है, कमीशनिंग स्टेज। विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वालिटी ऑफ गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर, गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर का क्वालिटी यहाँ पे है, तो यहाँ पर सभी हैं, डी ऑप्शन राइट है। चाहे गुड कैरेक्टर की बात करें, चाहे इंटीग्रिटी टू एनहांस टीम वर्क की बात करें, चाहे डिवोशन टू ड्यूटी की बात करें, ये सभी आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। 93 क्या बोल रहा है, 93 नंबर का बोल रहा है द मेन फंक्शन ऑफ द कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट इज, क्या फंक्शंस हैं, ये सभी फंक्शन आ जाते हैं। ऑल ऑफ द एबो मतलब ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टिंग, प्लानिंग और भी कई सारे हैं, ठीक है, ये याद कर सकते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या कह रहा है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज, द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल बिल्डिंग आर ट्रीटेड एज, तो वो है लाइट कंस्ट्रक्शन, क्या है, लाइट कंस्ट्रक्शन। 95 है द कंस्ट्रक्शन ऑफ एयरपोर्ट आर ट्रीटेड एज, एयरपोर्ट जो होता है वो ट्रीटेड एज किस तरीके से किया जाता है, तो हैवी कंस्ट्रक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, ओके। चलिए 96 नंबर क्या बोल रहा है, द कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड, द कंस्ट्रक्शन टीम इंक्लूड, क्या इंक्लूड करते हैं, ऑल ऑफ द वो, इसमें मतलब ओनर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट सभी आ जाते हैं, ऑल ऑफ द। 97 बोला द फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ एन इंजीनियर इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड है, ऑल ऑफ द वो मतलब एस्टिमेशन, अप्रूवल ऑफ कंस्ट्रक्शन प्लान बाय द लोकल अथॉरिटी, इंस्पेक्शन ऑफ एंड पेमेंट ऑफ वर्क डन बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये सभी आ जाते हैं, तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। 98 देखेंगे तो F.W. टेलर इंट्रोड्यूस अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नोन एज, तो वो क्या था, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन को किया था, तो याद कर सकते हैं। F.W. टेलर तो कई बार इसका जिक्र कर चुका हूँ, ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी कई बार पूछा हुआ है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 99 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है। 99 नंबर का क्वेश्चन बोला है कि इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन में सभी ये पॉइंट आ जाते हैं, ऑल ऑफ द वो बोला है, मतलब क्वालिटी ऑफ वर्क इज बेटर, ये भी आ जाएगा। स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड गाइडेंस टू इंडिविजुअल वर्क इज प्रोवाइड, ये भी आ जाएगा। वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमम, ये भी आ जाता है, ठीक है। 100 नंबर का क्वेश्चन देख सकते हैं, द मेजर प्रिंसिपल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, क्या है, द मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, तो ये सभी हैं, स्पान ऑफ मैनेजमेंट, यूनिटी ऑफ कमांड, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, ये सभी आ जाते हैं। और भी कई सारे हैं स्पान ऑफ मैनेजमेंट में या तो मेजर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में, ये बहुत सारे पॉइंट आ जाते हैं, तो ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका 25 क्वेश्चन यहाँ पर एंड होते हैं। नेक्स्ट के आगे के भी 2 वीडियोज़ और मिलेंगे इसके CPM के, तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन तभी मिल पाएगा जब बेल आइकन पर क्लिक करके रखेंगे, ओके। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि आपने 100 क्वेश्चन तो देख लिए हैं, अभी
50 क्वेश्चंस और थोड़ा सा पेशेंस करके देख लेना है। तो 25 क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा, 25 क्वेश्चन इसके बाद वाले वीडियोज़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 5th नंबर का वीडियोज़ है जिसमें आप CPM कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आप क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए आगे स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पर, पहला क्वेश्चन देखिए, द नोटिस इनवाइट टेंडर शुड पब्लिश इन मिनिमम डैश डेली न्यूज़। तो वो आ जाता है आपका 2, ठीक है, 2 याद रखेंगे। 102 बोला हु विल साइन द कॉन्ट्रैक्ट नीड ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। कौन साइन करता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो होता है वो करता है। हु विल ड्राफ्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, तो डिवीज़न हेड क्लर्क करता है, डिवीज़न हेड क्लर्क करता है। 104 की अगर मैं बात करूँ तो विच आर द क्राइटेरिया टू बी चेक्ड फॉर प्री क्वालिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। तो ऑल ऑफ द एबो, मतलब फाइनेंशियल स्ट्रेंथ हुआ, चाहे पास्ट 5 ईयर एक्सपीरियंस हुआ, चाहे टेक्निकल पर्सनल इंगेज हुए, ये सभी पॉइंट इसके अंदर कवर हो जाते हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट को थोड़ा सा मैं एक्सप्लोर कर देता हूँ। हाउ मैनी एनवेलप्स आर रिक्वायर्ड टू सबमिट टेंडर फॉर्म। कितने एनवेलप होते हैं, तो टोटल 4 होते हैं, ये याद कर सकते हैं। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं, ओके। 106 की अगर मैं बात करूँ तो 106 क्या बोला, टोटल नंबर ऑफ ग्रेड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्टर विद गवर्नमेंट आर कितने होते हैं, तो 7 होते हैं। कितने, 7 याद कर सकते हैं, 7 है। कॉन्ट्रैक्ट इज़ टर्मिनेटेड इन केस ऑफ, किस कारण से हो सकता है, तो यहाँ पर डी ऑल ऑफ द एबो बता रहा है, मतलब ऊपर की सभी की एक रीज़न है जिसके कारण जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका टर्मिनेट हो सकता है। तो पहला देख सकते हैं कारण, स्लो प्रोग्रेस एंड टाइम लिमिट एक्सीड, इसके कारण वर्क इज़ नॉट बीइंग एग्जीक्यूटेड एज पर स्पेसिफिकेशन एंड इंस्ट्रक्शन ऑफ EIC, इसके कारण हो सकता है। और कॉन्ट्रैक्टर ट्राइज टू एडमिट सब कॉन्ट्रैक्टर, इसके कारण, ये सब रीज़न है जिसके कारण जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो टर्मिनेट हो सकता है। टर्मिनेट मतलब आपको उसमें से निकाल दिया जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट से निकाल दिए जा सकते हैं, ये पॉइंट ध्यान में रख सकते हैं। 108 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर्म नंबर डैश इज यूज फॉर द मटेरियल एट साइट अकाउंट, तो वो कौन सा फॉर्म नंबर आ जाता है, तो वो फॉर्म नंबर है 35, ठीक है, फॉर्म नंबर 35। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोबिलाइजेशन एडवांस की अगर बात करें तो वो क्या कहता है, शैल बी 2 to 5% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट, ये होता है मोबिलाइजेशन एडवांस जो होता है 2 to 5% प्रोजेक्ट कॉस्ट का होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, स्टॉक अकाउंट इज क्लियरली अर्ली वाइल टूल्स एंड प्लांट्स अकाउंट इज क्लियरली हाफ अर्ली, ये ट्रू है या फॉल्स है, तो फॉल्स है, ठीक है, फॉल्स को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉट एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, किस बेस पे होता है, तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबो आएगा क्योंकि ये तीनों टाइम बेस पे होता है। TO ऑप्टिमिस्टिक बोला जाता है, TM द मोस्ट लाइकली होता है और TP पेसिमिस्टिक होता है, ठीक है, ये तीनों टाइम में आ जाता है पॉट, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम एक्टिविटी कंज्यूम इज़ मोस्ट एडवर्स कंडीशन, तो वो कौन सा है, जो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ना पूछे ही जाते हैं। द टाइम एक्टिविटी कंज्यूम द इन मोस्ट एडवर्स कंडीशन की बात कर रहा है, तो मोस्ट एडवर्स कंडीशन में पेसिमिस्टिक टाइम आ जाता है, पेसिमिस्टिक टाइम। द टाइम एक्टिविटी कंज्यूम इन नॉर्मल कंडीशन, तो वो है द मोस्ट लाइकली। नॉर्मल कंडीशन में जो टाइम कंज्यूम होता है, एक्टिविटी कंज्यूम करती है, तो वो द मोस्ट लाइकली टाइम होता है। एंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट के डिफरेंस को क्या बोला जाता है, बोला जाता है इंटरफेयरिंग फ्लोट बोला जाता है, इंटरफेयरिंग फ्लोट बोला जाता है। नेक्स्ट, द क्रिटिकल पाथ इज लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क, सही बात है, लॉन्गेस्ट पाथ होता है कि मतलब इससे ज़्यादा समय नहीं हो सकता है, बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होगा तो इतना मैक्सिमम जा सकता है, इससे मैक्सिमम नहीं जा सकता है, ये क्रिटिकल पाथ बताता है, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन है पहला ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट आगे 116 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, द फ्लोट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी इज़ ऑलवेज, क्या होता है, तो फ्लोट ऑफ क्रिटिकल एक्टिविटी, जो फ्लोट होता है, टोटल फ्लोट अगर बात करें तो वो हमेशा 0 होता है। टोटल फ्लोट क्या होता है, क्रिटिकल एक्टिविटी के लिए 0 होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और डमी एक्टिविटी इन अ नेटवर्क, देखो ये क्या होता है, मतलब लॉजिकल होता है, रिप्रेजेंटेटिव होता है, डॉटेड लाइन से इंडिकेट करते हैं।
और इज़ एन आर्टिफिशियल एक्टिविटी भी होता है, डज नॉट कंज्यूम टाइम एंड रिसोर्सेस, ये सभी बता रहा था। डी ऑप्शन राइट है, सभी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्टिविटी स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट होता है? हेड इवेंट से, टेल इवेंट से, कैजुअल इवेंट से, या नन ऑफ द अबव? तो वो है टेल इवेंट। ठीक है, एक्टिविटी कोई भी स्टार्ट होती है तो टेल इवेंट से स्टार्ट होती है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 190 नंबर का क्वेश्चन बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी? एग्जीक्यूशन, क्यूरिंग, लेइंग कंक्रीट, या ऑल ऑफ द अबव? तो ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा, डी ऑप्शन। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इक्वल्स टू, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम क्या होता है? तो होता है TE ऑफ टेल इवेंट ऑफ एन एक्टिविटी। ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम जो होता है वो टेल इवेंट, जो एक्टिविटी का टेल इवेंट है उसका TE की वैल्यू होती है अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम। ठीक है, ऑलरेडी मैंने, अगर मेरे एक वीडियो है CPM का वो देखे होंगे, जो न्यूमेरिकल वाला वीडियो है, तो उसमें सब पॉइंट को एक्सप्लेन किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्या बोला है? डैश इज़ प्रोवाइड टू सेफ गार्ड स्कैफोल्डिंग अगेंस्ट ओवरटर्निंग। तो वो है इंक्लाइंड रैकर्स के लिए। ओके, 122 नंबर का देखिए क्या बोल रहा है। 122 बोल रहा है कि लेडर लीडिंग टू लैंडिंग शुड बी एक्सटेंडेड एट लीस्ट डैश मीटर एबव द लैंडिंग। तो वो है C, 1 मीटर। ठीक है, 1 मीटर याद रखेंगे। 123 बोल रहा है कि वाइल यूजिंग लैडर वन शुड नॉट लीन साइडवे मोर देन डैश सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर याद रखेंगे। वुडन लीडर शुड बी इंस्पेक्टेड एट लीस्ट डैश अ मंथ, कितने मंथ? वो है वंस। ओके, एंड इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं क्या कह रहा है। इंसेट्स फॉर सीलिंग और डैश स्कैफोल्डिंग इज इकोनॉमिकल, वो है सस्पेंडेड। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ा सा याद रख सकते हैं। मैक्सिमम नॉर्मली अगर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको याद ही करने होंगे, क्योंकि ये थियरी बेस्ड सब्जेक्ट है, तो इसको तो थोड़ा बहुत आपको याद रखने ही पड़ेंगे। ठीक है, देयर इज़ नो एनी ऑप्शंस टू कैलकुलेशंस बेस या और अदर बेसिस। ठीक है, तो आप सभी को एक ही राय है कि आप इसको थोड़ा सा 2-3 बार देख लेंगे तो आपको आइडिया भी मिल जाएगा। हालांकि इसका PDF भी आप लोग को ऑलरेडी सेंड किया है, जिसको नहीं मिला है वो भी मेरे से संपर्क कर सकता है, मेरे WhatsApp नंबर पे मैं उसको प्रोवाइड कर दूंगा। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। आगे के 25 क्वेश्चंस के अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए कि ताकि आगे के 25 क्वेश्चन आपको मिल सकें। सो देखते रहिए, थैंक यू। हाय डियर फ्रेंड, आपके सामने लेकर आ गए हैं अदर और लास्ट 25 क्वेश्चंस CPM। ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये आपका सब्जेक्ट है, फाइनल ईयर डिप्लोमा सिविल के ये सब्जेक्ट है, और जिसका कोड भी है 336063। देख सकते हैं ये आपका कोड है। ओके, तो स्टार्ट कर देते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस। देख सकते हैं 126 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है। द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हैज़ अकाउंटेड फॉर अबाउट %% ऑफ ऑल डेबिट ड्यू टू द एक्सीडेंट एट प्लेस ऑफ वर्क। तो वो है 20%। कितना? 20%। फॉर रिपेयर वर्क एट हाई लेवल ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग नीडल स्कैफोल्डिंग इज़ प्रीफर्ड। तो वो है C, एज इट विल बी नॉट ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक एट ग्राउंड लेवल कर सकते हैं। ठीक है, 120 क्या बोला? PP स्टैंड फॉर, PP का फुल फॉर्म बोल रहा है तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को बोला जाता है PPE। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को PPE बोला जाता है। ओके, 129 में फॉर वर्क एट हाइट वन शुड यूज सेफ्टी बेल्ट या फुल बॉडी हार्नेस। तो फुल बॉडी हार्नेस है। ठीक है, अ गुड सेफ्टी रिकॉर्ड कैन प्रोड्यूस हायर मोरल प्रोडक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्गर एम्प्लॉय लॉयल्टी। वो है राइट। ठीक है, राइट है। 131 की बात करें, हु प्ले अ क्रूशियल रोल इन कन्विंसिंग द ऑपरेटिंग स्टाफ टू एडॉप्ट द चेंज। वो है सुपरवाइज़र। कौन है? सुपरवाइज़र। सुपरवाइज़र इज एट द लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट। राइट या रॉन्ग? राइट है। लोवेस्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट का लोवेस्ट लेवल होता है सुपरवाइज़र। ठीक है, 133 की बात करें, डैश हैज़ 3 रोल्स, ट्रेनिंग, मोटिवेटर एंड फैसिलिटेटर। तो ये किसके में आ जाता है? सुपरवाइज़र में। ठीक है, सुपरवाइज़र है 3 रोल्स, ट्रेनर, मोटिवेटर एंड फैसिलिटेटर।
ओके 134 क्या बोला, HRD इज़ मेनली कंसर्न विथ, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या मतलब मेनली कंसर्न करता है, वो कर सकता है ऑप्टिमम स्ट्रेस, ऑप्टिमम स्ट्रेस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए सिस्टम ऑफ HRD, तो वो है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्स सिस्टम, ये उसका पार्ट नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ डैश, तो पेरिसेबल रिसोर्स है या डायनेमिक रिसोर्सेस है या बोथ है, तो दोनों हैं, ठीक है, ये दोनों आ जाते हैं। डायनेमिक रिसोर्सेस और पेरिसेबल रिसोर्सेस ये दोनों यहाँ पर इंडिकेट हो जाते हैं, तो इसको इंडिकेट कर रहा है कौन, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। 137 की अगर बात करें, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट HRD इज़ किसके आ जाता है, तो प्रोसेस है, ये क्या है, एक प्रोसेस है। HRD इज ए प्रोसेस विथ प्रोग्रेस बाई परफॉर्मेंस अप्रेजल काउंसलिंग एंड ट्रेनिंग, ये आ जाता है इसके अंडर में। MIS स्टैंड फॉर्स, MIS किस पे स्टैंड करता है, तो वो है आपका मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, ओके। HRD स्टैंड फॉर डैश, HRD स्टैंड फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डिजाइन, हायर रिसोर्सेज डेवलपमेंट या नन ऑफ द एबो, तो वो आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तो फुल फॉर्म ही है, तो आपको आना ही चाहिए ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। 141 बोला, इन वन स्टैक वन मोर दैन डैश सीमेंट बैग शुड बी स्टोर वन एबो अदर, कितना कर सकते हैं, तो ये तो आपका जो सीमेंट का स्टोरेज है उसमें ही ये सब चीज़ें बात लिखी है कि किस तरीके का स्टोरेज होना चाहिए, किस तरीके से स्टैकिंग करनी चाहिए, तो ये है आप उससे भी आपको याद रह जाएगा, ठीक है। सिविल इंजीनियरिंग है तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो 12 होता है, इन वन स्टैक नॉट मोर देन, मतलब 12 से ज़्यादा सीमेंट बैग एक के ऊपर एक नहीं स्टोर करना है, ओके। नेक्स्ट 142 क्या बोला, द स्पेस बिटवीन द वॉल्स एंड सीमेंट बैग्स ऑल अराउंड शुड बी एटलीस्ट 10 सेंटीमीटर, कितना है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है 30, याद कर सकते हैं 30 है। EOQ स्टैंड फॉर, तो ये भी बहुत अच्छा है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है, तो ये बी ऑप्शन इसका राइट है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी EOQ होता है। टिम्बर एंड प्लाईवुड शुड बी स्टैक्ड सेपरेटली, एग्री, टिम्बर और प्लाईवुड को स्टैक किया जाता है, सेपरेटली किया जाता है, ऐसा नहीं कि एक ही साथ कर दिया जाता है। नेक्स्ट 145 नंबर, इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द मटेरियल कॉस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंटेज ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट, तो वो आपका आ जाता है, किस में आ जाएगा, इन एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट द मटेरियल कॉस्ट कंस्टिट्यूट अबाउट डैश परसेंट ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट, तो मटेरियल कॉस्ट ही सबसे ज़्यादा होता है, 60% तो खाली मटेरियल कॉस्ट हो जाता है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। वाइल प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इट शुड नॉट बी ड्रॉप फ्रॉम मोर देन 1 मीटर, 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, सेग्रीगेशन के प्रॉब्लम आ सकते हैं। द कोर्स एग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट साइज लाइक 5 to 10 mm, 10 to 20 mm, 20 to 40 mm शुड बी स्टोर इन डिफरेंट फाइल्स, एग्री, सही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ प्रिपेयरिंग जॉब लेआउट, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या है, लोकेशन ऑफ ऑडिटोरियम। एंड 149 बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पज ऑफ मेकिंग जॉब लेआउट, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पर्पज ऑफ मेकिंग जॉब लेआउट, तो कौन सा है, ए, टू डेवलप ह्यूमन रिसोर्सेज ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज़ द राइट आंसर। व्हाट इज़ द जॉब लेआउट, जॉब लेआउट क्या है, यहाँ पे ये बताना था, तो ये है बी ऑप्शन, ड्राइंग टू स्केल रिप्रेजेंटिंग अरेंजमेंट ऑफ मटेरियल स्टोर, प्लेस ऑफ इक्विपमेंट, ऑफिस, लैब, कॉलोनी, ये सब कुछ आ जाता है जॉब लेआउट में। तो इस तरीके से आपका 150 नंबर का 150 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे और आपकी जो डाउट है वो क्लियर करते रहेंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।